दामोदर एक अच्छा इंसान तो था, लेकिन साथ ही साथ बहुत कमीना भी था। वो गांव में अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को भी गंदी नज़रों से देखता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और दामोदर बूढ़ा होता गया। उसका बेटा भी बड़ा हो गया था और वो भी अच्छा कमाने लगा था। सुरेश की माँ यानी कि दामोदर की पत्नी कैंसर की मरीज थी, जिस वजह से वह 8 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं और पीछे छोड़ गई थी दामोदर के सर पर अपने बेटे सुरेश की जिम्मेदारी। खैर, सुरेश अब 24 साल का हो चुका था और एक दिन उसने शादी करने का फैसला किया, क्योंकि घर में एक औरत की सख्त ज़रूरत थी जो पूरे घर को और साथ ही साथ बाप बेटे को भी संभाल सके। दामोदर को जब पता चला कि उसका बेटा सुरेश शादी करना चाहता है, तो उसने गांव से एक पुजारी को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि पंडित जी, आप मेरे बेटे के लिए गांव से एक सुशील, सभ्य और गुणवान लड़की तलाश दें, जो अच्छे से मेरे बेटे और इस घर को संभाल सके। पंडित जी ने इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए लड़के का पूरा बायोडाटा लिया और 3 दिन बाद आता हूँ कहकर वहाँ से चले गए। अपने वादे के मुताबिक पंडित जी फिर से आए और बोले, आइए जजमान आइए, आपके बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न कन्या का रिश्ता लाया हूँ। वो पास ही के एक गांव में रहने वाले इंद्रपाल की बेटी है। इंद्रपाल एक किसान है और उसकी बेटी का नाम उर्मिला है। पंडित जी ने लड़की की फ़ोटो दिखाई तो दामोदर को तो लड़की बहुत पसंद आई। उस समय सुरेश घर पर नहीं था, वो फ़ोटो नहीं देख सका। दामोदर ने पंडित जी से कहा कि जैसा इस लड़की का नाम है वैसी ही ये सुंदर भी है, सुरेश को ज़रूर पसंद आएगी। दामोदर ने चाय नाश्ता करा के पंडित जी को विदा कर दिया और पंडित जी के जाते जाते उन्हें यह भी बता दिया कि हम लोग कल लड़की देखने जाएंगे। अगले दिन दामोदर और उसका बेटा सुरेश लड़की देखने उसके गांव पहुंचे। इंद्रपाल के घर पहुंचकर दोनों बाप बेटे बैठ गए। इंद्रपाल ने अच्छी मेहमान नवाजी की और फिर कुछ देर बाद उर्मिला को बुलाया। उर्मिला को देखते ही दामोदर चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि वाह, कितनी सुंदर है उर्मिला। गोरा रंग, लंबे घने रेशमी बाल, भरा हुआ बदन और हिरनी जैसी आंखों के साथ ओठों के ऊपर दाहिनी तरफ एक काला तिल। वाह! दामोदर अंदर ही अंदर सोचने लगा कि सुरेश की जगह मैं ही शादी कर लूं क्या इस जन्नत से, क्योंकि सच में उर्मिला इतनी सुंदर और मादक थी कि कोई भी मर्द अगर उसे एक बार देख ले तो एक बार तो वो जरूर उर्मिला के साथ सपने देखने लगेगा। उधर सुरेश इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसका बाप दामोदर उसकी होने वाली पत्नी उर्मिला को किस गंदी नज़र से देख रहा था और अपनी बहू के साथ कैसे कैसे सपने देख रहा था। खैर, सुरेश उर्मिला को देखकर उसकी सादगी और खूबसूरती में खो गया था और उर्मिला को भी सुरेश बहुत पसंद आया, क्योंकि सुरेश था भले ही गांव से, पर रोज़ व्यायाम करने की वजह से सुरेश का शरीर भी काफ़ी सुडौल और आकर्षक था। दोनों परिवारों को ये रिश्ता बेहद पसंद आया और पंडित जी से एक सही तिथि निकलवाकर दोनों वर वधू को शादी के बंधन में बांध दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं दामोदर को अंदर ही अंदर ये बात कचोट रही थी कि उर्मिला को मेरा होना चाहिए था, सुरेश की नहीं। पर लोकलाज के डर से वो अपने सारे घिनौने और शातिर अरमान अपने सीने में दबाकर सबकी बातें मानता गया। शादी के बाद जब दोनों वर वधू दामोदर के पैर छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचे तो सुरेश को दामोदर ने यूं ही फीका फीका खुश रहो कह के टाल दिया, पर उर्मिला के दोनों बाजुओं को अपने दोनों हाथों से अश्लीलता से सहलाते हुए पकड़कर उठाया और आशीर्वाद दिया। अपने ससुर की इस अश्लील छुअन को उर्मिला समझ तो गई, पर वो टाल गई। खैर, उर्मिला अब अपने ससुराल पहुंच गई थी और अपने कमरे में सुरेश का इंतजार कर रही थी कि तभी दामोदर ने दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया और ज़ोर ज़ोर से अपनी छाती पकड़ के आ करके चिल्लाने लगा। अपने पिता की आवाज़ सुनकर सुरेश दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और झट से अपने पिता को अपनी बाहों में उठा लिया और पूछने लगा कि क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ, आप चीखे क्यों? तो इस पर दामोदर ने स्थिति को भांपते हुए बड़ी ही दयनीय आवाज़ में सुरेश से कहा कि बेटा, मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, लगता है कि तेरी माँ मुझे बुला रही है, उनके पास जाने का समय हो गया है। ऐसा सुनकर सुरेश ने रोते हुए अपने पिता से कहा कि ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं आपको अभी तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ और आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊँगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हॉस्पिटल का नाम सुनकर दामोदर थोड़ा सा सकपका गया। उसने सोचा कि हॉस्पिटल पहुंचने पर मेरा सारा झूठा नाटक खुल जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने फिर से एक नया पाशा फेंकते हुए सुरेश से कहा कि बेटा, अगर मैं हॉस्पिटल पहुंच भी गया
तो वहाँ का डॉक्टर मुझे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मेरी इस बीमारी का इलाज गांव के सिर्फ एक वैद्य के पास है। लेकिन इस समय वह वैद्य दिल्ली गया हुआ है और नासिक से दिल्ली पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। पिता की यह बात सुनते ही सुरेश बोल उठा कि आप घबराइए मत पिताजी, मैं तुरंत ही दिल्ली के लिए निकलता हूँ और सुबह तक उन वैद्य जी को लेकर आपके पास पहुँचता हूँ। मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना सुनते ही दामोदर को अंदर ही अंदर बड़ा ही सुकून मिला, क्योंकि दामोदर भी यही चाहता था कि उर्मिला की पहली रात सुरेश के साथ नहीं बल्कि दामोदर के साथ हो। इसलिए उसने इतना लंबा चौड़ा नाटक प्लान किया। सुरेश तुरंत उर्मिला को ये सारा वाकया बताकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उर्मिला उसे रोकने की कोशिश करती है कि सुरेश, इतनी रात में मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ, क्योंकि उर्मिला को कहीं ना कहीं दामोदर की गंदी नीयत पर शक तो हो ही गया था। पर सुरेश ने उर्मिला की एक न सुनी और कार में बैठकर तुरंत ही दिल्ली के लिए गांव से निकल गया। उर्मिला बेचारी असहाय होकर अंदर ही अंदर सुबकने लगी। उसकी शादी की पहली ही रात उसके पति के बिना अधूरी हो गई थी। खैर, उर्मिला रोते रोते थककर सो गई और दामोदर भी अपने कमरे में सुकून से उर्मिला के सपने देखते देखते सो गया। तभी भोर में लगभग 4 बजे फ़ोन आया कि सुरेश की कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो खाई में जा गिरी और उसमें आग लग गई। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही उर्मिला की तो जान ही सूख गई। वो तो अपनी शादी की पहली रात ही विधवा बन गई। पर दामोदर इतना नीच था कि वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ बला टली, और फिर उसने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। अब घर पर कोई कमाने वाला नहीं था, तो मजबूरन दामोदर को कमाने के लिए निकलना पड़ा और उसने अपने बेटे का काम संभालने की सोची। उसका बेटा सुरेश शादियों में वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, तो दामोदर ने भी वही काम पकड़ लिया। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। अब दामोदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि रास्ता भी साफ था पर दामोदर के हाथ में भी कुछ नहीं था। वह अपनी विधवा बहू को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी बहू को अपने जाल में फंसाने के लिए एक प्लान बनाया। एक दिन की बात है, दामोदर ने शाम के समय चाय बनाई और 2 कप में डाली और एक कप में उसने कुछ नींद की गोलियां भी डाल दी और उस कप को उसने अपनी विधवा बहू को थमा दिया और बोला कि बेटा ये लो चाय पी लो, मैं अपने लिए बना रहा था तो सोचा कि तुम्हारे लिए भी बना दूं। उर्मिला ने भी बिना कुछ सोचे कप पकड़ लिया और चाय पीते पीते सोचने लगी कि मेरे ससुर कितने अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं खामा ही उनके बारे में गलत सोचती थी। चाय पीने के लगभग 15 मिनट बाद ही उर्मिला नींद की आगोश में चली गई और यह देखकर दामोदर उसके पास आया। उसने उर्मिला को जोर जोर से चिल्लाकर उठाने की कोशिश की, पर उर्मिला ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वह पूरी तरीके से समझ गया था कि गोली अपना असर कर गई। अब दामोदर का रास्ता पूरी तरीके से साफ था। दामोदर ने अपनी विधवा बहू को अपनी गोद में उठाया और अंदर वाले कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और अपना कैमरा सामने टेबल पर रख दिया ताकि सारी घटना उस कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। दामोदर ने उस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अपनी असहाय विधवा बहू को पल भर में ही अपवित्र कर दिया। अगले दिन जब उर्मिला नींद से उठी तो उसे अपने शरीर में बड़ा ही अजीब सा दर्द होता महसूस हुआ। खैर, उसने इसे दिन भर की थकान समझकर टाल दिया। दामोदर ने जब यह देखा कि उसकी बहू को कुछ भी नहीं पता चला, तो अब तो दामोदर के मनोबल को पंख लग गए थे। अब तो दामोदर जब तब उर्मिला को चाय में नींद की गोली मिलाकर उसे पिला देता था और अपनी हवस मिटा लेता था और अपनी सारी घिनौनी मस्ती को अपने इस कैमरे में कैद कर लेता था। एक दिन की बात है कि जब दामोदर अपने इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा था कि तभी पीछे से उसका बेटा सुरेश आ जाता है और अपने पिता को अपनी ही पत्नी के साथ बेहोशी की हालत में अवैध संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देख लेता है। सुरेश अपने पिता को एक जोरदार धक्का मारकर अपनी पत्नी उर्मिला से अलग कर देता है। दामोदर अपने बेटे सुरेश को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और खुद के नग्न बदन को बेडशीट से ढकने लगता है। तभी सुरेश उसके हाथ से बेडशीट छीनकर उर्मिला के शरीर पर डाल देता है। सुरेश अपने पिता से कहता है कि तुम तो नंगे हो ही चुके हो, अब अपने शरीर को ढककर क्या फ़ायदा। सुरेश को देखकर दामोदर पसीना पसीना हो जाता है और अपनी सफाई में हकलाकर सुरेश से कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो सुरेश उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। तभी सुरेश की नज़र सामने टेबल पर रखे कैमरे पर पड़ती है। कैमरे में लाल रंग की रिकॉर्डिंग वाली लाइट जल रही थी। सुरेश समझ जाता है कि उसका बाप अपनी हवस को रिकॉर्ड कर रहा था। सुरेश कमरे का दरवाज़ा बंद करके कैमरे में पड़ी वीडियोस को देखने लगता है और वीडियो में अपने बाप का घिनौना चेहरा देखकर वह दंग रह जाता है। वीडियो में दामोदर अपनी बेहोश विधवा बहू से यह कह रहा होता है कि तू अब मेरे बेटे की पत्नी नहीं है,
अब तू मेरी पत्नी है। तू होश में मेरी पत्नी नहीं बन सकती तो क्या बेहोशी में तो बनोगी। मैं तेरी चाय में ऐसे ही सालों तक नींद की गोलियां डालता रहूँगा और तुझे बेहोशी में अपनी पत्नी बनाता रहूँगा। मैंने पहले दिन से ही यही चाहा था कि तू मेरी पत्नी बने, पर लड़की सुरेश के लिए देखने गए थे, इस वजह से मजबूरन मुझे सुरेश से तेरी शादी करनी पड़ी और इसलिए मैंने बीमारी का नाटक करके अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया और खुद ही उसकी कार के ब्रेक को इतना ढीला कर दिया कि वह लगे तो जरूर पर सही समय पर नहीं। इतना कहकर दामोदर हा 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 करके एक वहशी दरिंदे वाली हंसी हंसता है। दामोदर झटके से सुरेश से कैमरा छीनने की कोशिश करता है, पर सुरेश फिर उसे एक थप्पड़ मारता है और वो नीचे गिर जाता है। सुरेश काफ़ी जद्दोजहद करके उर्मिला को होश में लाता है। उर्मिला होश में आते ही सुरेश को देखकर उसके सीने से चिपक जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह सुरेश के चेहरे को पकड़कर रोते रोते खुशी से कई बार चूमती है और पूछती है कि सुरेश तुम कहाँ थे तुम अब तक। मैंने सोचा कि सुरेश से बात करते करते अचानक उर्मिला की नज़र खुद पर पड़ती है और अपने आप को नग्न देखकर वह चौंक जाती है और बेडशीट से खुद को चारों तरफ से ढकने की कोशिश करने लगती है। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में अपने घुटनों के बीच में सर झुकाए हुए अपने नग्न ससुर पर पड़ती है और उन्हें देखकर उर्मिला जोर से चीख उठती है। तो सुरेश उसे अपनी बाहों में भरकर संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला को पता ही नहीं चलता है कि उस कमरे में क्या हो रहा था। तभी सुरेश अपना फ़ोन निकालकर पुलिस को बुलवा लेता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और सुरेश अपने नंगे पिता को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस सुरेश से दामोदर का जुर्म पूछती है तो सुरेश उन्हें वह कैमरा दे देता है और कहता है कि आपको इनका जुर्म और इनके जुर्म के इतने सारे सबूत इनमें मिल जाएंगे कि आप खुद ही इन्हें गोली मार देंगे। मैं तो बेटा हूँ, इन्हें मार भी नहीं सकता, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मेरी आप सभी से बस एक यही विनती है कि आप पुलिस स्टेशन तक इन्हें ऐसे ही नंगे ले जाएं, ताकि यह खुद से आंख मिलाने के भी काबिल न रहें। पुलिस सुरेश के हाथ से कैमरा ले लेती है और दामोदर को जीप में भरकर सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। सुरेश उर्मिला को संभालता है, फिर उसे बताता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे काफ़ी चोटें आई थीं और मेरी याददाश्त भी चली गई थी, पर वहीं किसी गांव में एक वैद्य ने मेरा कई महीनों तक इलाज किया, जिससे मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा और जब सब कुछ मुझे याद आ गया तो मैं घर वापस आ गया। सुरेश उर्मिला को उस कैमरे में कैद वीडियोस के बारे में कुछ नहीं बताता है। उर्मिला को आज भी यही लगता है कि उसके ससुर उसके साथ अवैध संबंध बनाने ही जा रहे थे कि सही समय पर उसके पति सुरेश ने आकर उसकी इज्जत बचा ली, पर सच्चाई तो सुरेश जानता था। खैर, अब सुरेश और उर्मिला दोनों खुशी खुशी रहते हैं। सुरेश उर्मिला को बहुत प्यार करता है और अब सुरेश और उर्मिला की एक सुंदर सी बेटी भी है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दी गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ और सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।